गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रश्न लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पार्थिव दूरदर्शी, है ना, जिसके हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन करेंगे। जिसका पहला पॉइंट होगा हमारा किरण आरेख, दूसरा पॉइंट होगा वर्णन, तीसरा पॉइंट होगा हमारा आवर्धन क्षमता का व्यंजक, और आवर्धन क्षमता के व्यंजक का पहला पॉइंट होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा पॉइंट होगा जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, और फिर इसका चौथा पॉइंट होगा नली की लंबाई। क्या होगा प्यारे बच्चों? नली की लंबाई। अगर आप लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट तरीके से समझ में दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा बस आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें, है ना। तो इससे आप लोग को क्या होगा कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, है ना। तो चलिए मेरे प्रश्न को आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से पार्थिव दूरदर्शी का जो क्वेश्चन है आप लोग समझ चुके हैं। ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अब चलिए लेट ना करते हुए इसे हम समझते हैं। पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है, इसका थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, है ना। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, किरण आरेख। किरण आरेख का तात्पर्य होगा इसका डायग्राम। क्या होगा? डायग्राम। चलिए मैं थोड़ा सा सिर्फ आप लोग को अपनी रफ कार में सिर्फ क्या करूंगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा। बाकी फिर आप लोग डायरेक्टली चलेंगे किसमें, अपने नोट्स कॉपी पर। चलिए तो मेरे प्यारे ग्रुप, पार्थिव दूरदर्शी में क्या होता है कि पार्थिव दूरदर्शी में तीन उत्तल लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? तीन उत्तल लेंस होते हैं। कितने? तीन उत्तल लेंस होते हैं, है ना। L1, ये हो गया हमारा कौन सा L1, और ये हो गया हमारा L2, और ये हो गया हमारा कौन सा L3, है ना। ये इसका क्या हो गया हमारा, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, है ना। तो क्या बोलेंगे मेरे पास, जो पार्थिव दूरदर्शी में तीन उत्तल लेंस L1, L2 और L3 होते हैं। कोई दिक्कत? L1 लेंस, L1 लेंस अभिदर्शक लेंस की तरह कार्य करता है। L2 लेंस प्रतिलोमक लेंस की तरह कार्य करता है, और L3 लेंस नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है। L3 लेंस नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है। तो L1 लेंस का जो केंद्र बिंदु वो होगा O, इसका नहीं होता है ना। और इसका होता है E। क्या होता है? इसका होता है केंद्र बिंदु E। अब क्या होता है मेरे बच्चों, अनंत में रखी वस्तु, क्या अनंत मतलब कि यहाँ कहीं होगी वस्तु, है ना। तो अनंत में रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है A1 B1। क्या बनता है? A1 B1। तो यह यहाँ कोई अनंत है, यह ना, ये अनंत है, मतलब कि सूर्य समझ लीजिए। और ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण है ना। क्या सूर्य से आने वाली ये क्या है? प्रकाश किरण है ना। अब इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ये क्या बनता है हमारा? A1 और B1 बनता है। क्या बनता है? A1 और B1 बनता है। कोई दिक्कत? तो अनंत से आने वाली रेखा का प्रतिबिंब A1 और B1 बनता है। जो L2 लेंस बनने L1 के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब को क्या कर देता है? घुमा देता है। मतलब अभी जो हमारा ये प्रतिबिंब है नीचे की ओर बना हुआ है, ये कहाँ पर बना देता है? ये घुमा के ऊपर की ओर बना देता है। तो ये कुछ इस प्रकार से घुमा देता है मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, ये गया सीधी रेखा में, और ये जाके यहाँ पर मिलता है। तो क्या होता है, जो ये बनता है घुमा दिया तो ये कुछ इधर की ओर बन जाता है। इसका मुंह नीचे की ओर था तो अब कहाँ होगा? इसका प्रतिबिंब ऊपर की ओर हो जाता है। तो ये बन गया हमारा A2 और B2। क्या हो गया? ये हो गया हमारा A2 और B2। जो L3 लेंस के लिए ये क्या करता है? ये वस्तु की तरह कार्य करने लगा। क्या करने लगा? L3 लेंस के लिए A2B2 वस्तु की तरह कार्य करने लगता है, जिसका प्रतिबिंब मतलब अब इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? A3B3। तो कुछ इस प्रकार से इसका बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना। ये केंद्रक से जाता हुआ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधी रेखा में ले लेते हैं, है ना। इसकी सीधी रेखा में ले लेते हैं ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, है ना। चलिए तो A2 और B2 का जो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये बनता है हमारा कौन सा? A3B3। क्या बनता है? A3 और B3 बनता है। क्या बनता है? A3 और
B3 बनता है। मतलब कि A2B2 जो वस्तु की तरह कार्य करता था L3 लेंस के लिए, इसका प्रतिबिंब बनता है A3 और B3। कोई दिक्कत में प्रश्न करो? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी मतलब कि केंद्र बिंदु O और प्रतिबिंब A1 B1 के बीच की दूरी होती है, वो होती है F0। और B1 से लेकर के L2 लेंस के लिए, B1 से लेकर के L2 लेंस के लिए जो दूरी होती है वह होती है 2F। अब ये L2 लेंस से लेकर के B2 के बीच की दूरी कितना? B2 के बीच की दूरी क्या होती है? ये भी 2 होती है 2F। और B2 से लेकर के इसके ये केंद्र बिंदु तक, ये केंद्र बिंदु तक है ना, E तक के लिए, E तक के लिए इसकी बीच की दूरी होती है UE। क्या होती है? UE। क्योंकि ये जो है वस्तु की तरह क्या लगता है, ये वस्तु है, A2B2 क्या वस्तु है इसके लिए, तो इसकी बीच की दूरी क्या होगा? UE। तो वस्तु को UE से पता से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं प्रेस बोलो? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बनने वाला कोण का, ये यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है? बीटा होता है। क्या होता है? बीटा होता है। और यहाँ पर बनने वाला कोण कहाँ? यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है मेरे प्रेस बोलो? अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा होता है। और यहाँ पर भी जो बनता है कोण अल्फा होता है। कोई दिक्कत? डायग्राम को आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे कि अनंत से आने वाली वस्तु, अनंत में रखी वस्तु, ऐसा बोलेंगे, अनंत में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब L1 लेंस के द्वारा A2B2 बनता है, जिसको प्रतिलोमक लेंस, जिसको प्रतिलोमक लेंस क्या कहता है? घुमा देता है। जिसका प्रतिलोमक लेंस L2 प्रतिलोमक लेंस घुमा देता है, तो A2B2 का निर्माण होता है, जो L3 लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब L3 लेंस के द्वारा A3B3 बनता है। कोई दिक्कत? बस इतना ही लिखना है, यही सिंपल है ना। और इसके बीच की दूरी क्या होती है मेरे पास गुरु? D होती है ना। ये और ये वाली प्रतिबिंब की दूरी यहाँ तक, ये वाली लेंस की दूरी कहाँ तक? ये लेंस की दूरी क्या होती है? D होती है। A3B3 और ये जो L3 लेंस है, इसके बीच की दूरी क्या होती है? हमारी D होती है। क्या होती है? D होती है। तो कोई दिक्कत मेरे प्रश्न को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर आप लोगों ने समझ चुके हैं डायग्राम को, तो प्रॉपर तरीके से आइए हमारे नोट पेपर डायरेक्टली। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखिए प्रॉपर तरीके से। चलिए, क्वेश्चन को लिख लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं इसके वर्णन में। तो वर्णन को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को बता दिया है ना। डायग्राम को देख के आप लोग वीडियो को रोके, पहले आप लोग ये वाला डायग्राम बनाइए, है ना, जो आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए, ये डायग्राम बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इससे देख के प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इसके वर्णन की, है ना। तो ये रहा इसका वर्णन। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसका वर्णन कर लीजिए। क्या? वीडियो को रोक के इसका प्रॉपर तरीके से वर्णन कर लीजिए। मैं डायरेक्टली आप लोग को लेके चलूंगा। आप तीसरा पॉइंट क्या है? आवर्धन क्षमता का व्यंजक। क्या? आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसके बाद क्या होगा? आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, तीसरा पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट वर्णन है, तो वर्णन हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो ये रहा मेरे प्रश्न आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होता है मेरे प्रश्न कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जो हमारा A3B3 बना था वो अंतिम प्रतिबिंब था। कहाँ पर बना था? नेत्र पर। हम लोग कोण से देखे थे, तो है ना, बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को, मतलब कि जो अनंत से आ रही थी उसकी बात कर रहे हैं, है ना। जो अनंत से आ रही थी उस दर्शन कोण के अनुपात को पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। एक बार आप लोग डायग्राम में देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। देखिए, ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। अब देखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। ये जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब ये वाला था, नहीं, ये A2B2 वस्तु था। क्या था? ये A2 वस्तु था। अब ये इसके द्वारा अंतिम बना प्रतिबिंब ये था A3B3, जो हम यहाँ से देखे थे। कहाँ से? यहाँ से देख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि, मतलब कि जहां से वस्तु आ रही है, ये वस्तु जो आ रही है यहाँ से, प्रतिबिंब जहां से बनने के लिए, यहाँ कोई वस्तु तो रखी हुई है तभी तो, है ना। तो ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि। क्या है? ये है स्पष्ट दृष्टि। तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि के, अब ये न्यूनतम दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं पर, न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण के अनुपात को, मतलब इसके बने कोण को और ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता का व्यंजक कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे पैर? चलिए, समझ गए हैं तो इसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ये रहा हमारा आवर्धन क्षमता का व्यंजक। अब ये रहा हमारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। चलिए, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा है। देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखेंगे,
ये डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, इसलिए मैं डायग्राम अलग से बना लिया। देखो अब ये अंतिम प्रतिबिंब ये वाला है। अब अंतिम प्रतिबिंब के बीच में बना हुआ कोण क्या है? बीटा है। क्या है? बीटा है। और स्पष्ट दृष्टि के बीच में बना कर कोण ये स्पष्ट दृष्टि से बना है ये वाला, तो क्या है? अल्फा। स्पष्ट दृष्टि से बना कोण क्या है? अल्फा है। और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या है? बीटा है। इसी की बात करेंगे अभी हम रखने वाले हैं ना। तो क्या लिखा है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो अवदान क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम होगा। चलिए यहां तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब ये रहा फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का। तो आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला आप लोग लिखिए। और ये आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा कोण बना था। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा बना हुआ था ना। यस। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना। अब भाई क्या बोले? यदि अल्फा और बीटा का मान क्या हो? न्यूनतम हो। तो न्यूनतम को कौन प्रदर्शित करता है? 10 प्रदर्शित करता है। हमने पहले इस चीज को आप लोग को पढ़ा चुके हैं, है ना। तो 10 बीटा बटे 10 अल्फा, 10 बीटा बटे 10 अल्फा समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या देते हैं? इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं समरूप त्रिभुज में। कैसे चलते हैं? अब चलते हैं समरूप त्रिभुज A1 B1 में। कैसे चलते हैं? समरूप त्रिभुज A1 B1 में, A1 B1 O में, A1 B1 O में। थोड़ा सा डायग्राम में देख लीजिएगा। ये रहा हमारा, कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये A1 है, ये B1 है और O। तो ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, समरूप त्रिभुज ये बन रहा है। यस, A1 B1 O में ये बन रहा है। तो लंब क्या होगा? A1 B1 लंब होगा और B1 O क्या होगा? आधार होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए तो ये पहुंच चुके हम। तो समरूप त्रिभुज A1 B1 O में 10 अल्फा से, तो 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो 10 अल्फा बराबर A1 B1 लंब हो जाता है और OB1 क्या? आधार हो जाता है। अब बात करते हैं समरूप त्रिभुज A2 B2 E में 10 बीटा से। चलिए इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कहाँ पर बन रहा है ये। तो ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। तो क्या बन रहा है? A2 B2 E2, ये जो E है A2 B2 E में समरूप त्रिभुज A2 B2 E में ये जो बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये बीच का जो त्रिभुज बन रहा है ये हमारा, हम इसकी बात करें। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, है ना। A2 B2 E, तो इसका जो लंब होगा A2 B2 लंब हो जाएगा और आधार क्या होगा? E B2 से क्या होगा? आधार होगा। चलिए समझते हैं यहाँ सिक्योर। तो E2 B2 E में 10 बीटा से, तो 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार, 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए यहाँ तक लिखिए। लंब हमने लंब में बताया था, लंब क्या होगा हमारा? लंब A2 B2 लंब होगा और E B2 क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आधार। A2 B2 लंब और B2 हो जाएगा हमारा क्या? आधार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए तो 10 बीटा बराबर E2 B2 ये क्या है? लंब है और B2 ये क्या है? हमारा आधार है। तो समीकरण 1 में 10 अल्फा और 10 बीटा का मान रखने पर, तो 10 बीटा का मान क्या है? 10 बीटा का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? A2 B2 E B2, A2 B2 E B2 10 बीटा बटे, ये क्या है? भाग का 10, A1 B1 क्या होगा ये? और OB1 ये क्या होगा हमारा? 10 अल्फा का मान, 10 अल्फा का मान होगा। चलिए लेकिन चित्र से हमको पता है, चित्र में A2 B2 जो डायग्राम है वो किसका बना हुआ है? माइनस A1 B1 का। पहले क्या बना था? जो हमारा डायग्राम का जो प्रतिबिंब बना था, A1 B1 प्रतिबिंब बना था, तो प्रतिलोमक लेंस क्या हुआ था? थोड़ा सा आप लोग देख ही लीजिएगा डायग्राम में। चलिए थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए A1 B1 हमारा जो क्या बना था? डायग्राम बना था A1 B1, ये जो प्रतिबिंब बना था इसके L1 लेंस के द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 बना था। तो प्रतिलोमक लेंस इसे क्या कहते हैं? घुमा दिया था, मतलब सीधा था तो इसे क्या कहते हैं? उल्टा कर दिया, तो A2 B2 बन गया। घुमा दिया तो किस में चलेगा? माइनस में चलेगा ना, क्योंकि सीधा था, सीधे से उल्टा कर दिया, या उल्टा था तो सीधा कर दिया, है ना। तो किस में चलेगा? घुमा दिया, इसको घुमा दिया तो मतलब क्या? माइनस में आ जाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं चित्र से। तो क्या बोलेंगे? चित्र से A2 B2 बराबर माइनस A1 B1, A2 B2 बराबर माइनस A1 B1, ये बना डायग्राम। चलिए तो जहां पर हमारा A2 B2 लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे? A1 B1 लिखेंगे, है ना, क्योंकि डायग्राम तो हमारा स्पष्ट है। चलिए तो यहां तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए तो जहां पर हमने डायग्राम में यहाँ पर A2 B2 था तो माइनस A1 B1 लिख दिया। बटे में EB2 था, वही था जो वही है तो वही है ना। OB1 AB1, सॉरी ये इसको गुणांक परिवर्तन किए हैं, है ना, इसको गुणांक में परिवर्तन किए हैं। तो ये जो वाला A1 B1 नीचे था तो इसको ऊपर कर दिया, गुणांक में है तो OB1 नीचे था तो कहाँ चला गया? वो ऊपर चला गया। और A1 B1 कहाँ है? नीचे आ गया। तो नीचे आया तो A1 B1 से कट जाता है, तो ये जो बचता है तो माइनस OB1 बचेगा और EB2 बचेगा।
तो ओ माइनस माइनस माइनस, ये वाला माइनस काटा नहीं है ना, इसको आप लोग काटिएगा मत, वो थोड़ा सा गलती से हो गया था। ओ बी वन बटे ई बी टू, ई और बी टू के बीच की दूरी क्या थी, यू ई थी, यू ई बी टू के बीच की दूरी थी यू ई, है ना, क्योंकि जो वस्तु था क्या था, ए टू बी टू वस्तु तरह का करना लगा था एल एल थ्री लेंस के लिए, है ना, तो वस्तु बन गया, तो वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है, यू ई होती है ना। चलिए अब ये क्या बना था, एल एस साइड था, तो एल एस साइड था तो कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, है ना। और ओ बी वन ये तो माइनस में पहले से ही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एम बराबर माइनस ओ बी वन, इसके बीच की दूरी क्या थी, एफ जीरो था, क्या एफ जीरो था, और यू ई तो ये है, तो यू भी माइनस में है, तो ये माइनस कट जाता है ना। तो एम बराबर एफ जीरो बटे यू ई बचता है, यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक कहलाता है, यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। कोई दिक्कत, अब क्या कहते हैं मेरे पास गुलो, ये वाला जो एफ जीरो है, ये एफ जीरो को गुणांक में ले आते हैं, एफ जीरो को यहाँ गुणांक में ले आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा, एक, तो एक बटे एफ जीरो, क्या एफ जीरो गुड़े वन अपॉन यू ई, तो वही कर रहे हैं हम लोग कि एम बराबर एफ जीरो गुड़े वन अपॉन यू ई, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब आवर्धन क्षमता के व्यंजक में ये पहला पॉइंट हमारा बन रहा है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन भी ई, वन अपॉन भी ई, अभी नहीं बताएंगे ई क्यों आया, है ना, माइनस वन अपॉन यू। अब मेरे प्रश्न को जो लेंस सूत्र है, ये लेंस सूत्र किसके लिए काम कर रहा है, कि नेत्रिका लेंस के लिए, किसके लिए, नेत्रिका लेंस, तो नेत्रिका लेंस मतलब कि नेत्र मतलब आई ई क्या होता है, नेत्र का जो अपन बोलते हैं आई में क्या होता है, आंख, है ना, तो नेत्र, तो ई इसलिए हमने ई लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एल थ्री लेंस है, और एल थ्री लेंस के लिए जो एल थ्री लेंस होता है वह नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है, इसलिए हमने नेत्र लेंस के लिए लिया है, नेत्रिका लेंस के लिए लिया है, तो हमने यहाँ पर ई लिखा हुआ है ना। तो उसकी फोकस दूरी एफ ई हो जाएगी, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी ई हो जाएगा, और उसका जो वस्तु होगा उसका यू ई होगा। लेकिन हमको पता है यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब के बीच दूरी है, और इसका प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या है, जो वहां पर दिया होगा उसकी बात करते हैं। इसके जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी है वो क्या है, डी, क्या है, डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए, तो मैंने पहले बताया था यहाँ पर, तो वन अपॉन एफ ई है, तो वन अपॉन एफ ई, वहां पर भी ई था, तो भी ई क्या होती है, प्रतिबिंब होती है, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी माइनस डी, क्यों, क्योंकि एल एस साइड है ना, वन अपॉन यू ई, वस्तु भी एल एस साइड है तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत, वस्तु भी एल एस साइड है तो माइनस में था, और डी भी जो प्रतिबिंब बना था वो भी एल एस साइड में तो माइनस में था, वन अपॉन एफ ई बराबर, है ना, माइनस में तो माइनस, ये वाला माइनस मिलकर बना लेता है प्लस, तो वन अपॉन यू ई प्लस वन अपॉन यू ई हो जाता है। आप क्या करते हैं, ये जो वाला डी है, वन अपॉन जो डी है माइनस में है, बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, प्लस में, तो वन अपॉन डी किस में आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब प्लस, और क्या, वन अपॉन एफ ई पहले से प्लस में है तो ये प्लस में है, बराबर, तो बराबर ये वन अपॉन यू ई प्लस में है तो वन अपॉन यू ई प्लस में ही है, कोई दिक्कत। अब पूरे को ये वाले पक्ष को ईसर कर देते हैं और ये पक्ष को ईसर कर देते हैं, तो वन अपॉन यू ई बराबर वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन एफ ई, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा वन अपॉन यू ई का मान, वन अपॉन यू ई का मान क्या हो गया, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। अब समीकरण दो में है ना, क्या करेंगे, वन अपॉन यू ई का मान रखते हैं। चलिए देखते हैं आगे की ओर, आप लोग वीडियो को रोके प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में वन अपॉन यू ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में वन अपॉन यू ई का मान रखने पर, तो हमें पता है समीकरण 2 एम बराबर एफ जीरो वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू ई, है ना। यहाँ पर क्या था, वन अपॉन डी ई यहाँ पर लिखा हुआ था, तो वन अपॉन डी ई की जगह हमने वन अपॉन यू ई क्या लिखा था, वन अपॉन यू ई एफ जीरो इंटू वन अपॉन यू ई लिखा था, तो वन अपॉन यू ई का मान क्या होता है, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डी और एफ ई का क्या लेने पर, एलसीएम लेने पर, यहाँ पर लिखा हुआ डी और एफ ई का हम एलसीएम लेंगे तो डी एफ ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एफ ई हो जाएगा। अब डी एफ ई का ये वाला डी के साथ भाग करेंगे तो ये वाला डी कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ एफ, तो एफ का गुणा एक के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा एफ ई, कोई दिक्कत। अब ये वाला डी एफ का भाग करेंगे एफ ई के साथ, तो ये वाले एफ ई से ये वाला एफ ई कट जाएगा, और ये वाला डी का गुणा एक के साथ कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जो एफ ई है, ये इसके गुणांक में है,
अगर कोष्ठक के बाहर जाएगा तो इसके गुणांक में हो जाएगा, सॉरी भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये गुणांक में है। अब बराबर मतलब कोष्ठक के बाहर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये वाले एफ ई को क्या करें, इसको बाहर बाहर किए तो भाग में आ गया, गुणांक में था, डी के गुणांक में था, बाहर आया तो किस में आ गया, भाग में आ गया। तो वन एफ ई प्लस डी, डी कोई दिक्कत। अब ये जो बटे में डी लिखा है, तो ये डी इसके लिए भी है, ये डी इसके लिए भी है। तो क्या हम दोनों के बटे में डी लिख सकते हैं? यस, हम दोनों के बटे में डी लिख सकते हैं। चलिए लिख दे रहे हैं। चलिए हमने क्या किया, ये वाला जो डी था, ये वाला डी को बटे में डी कर दिए, एफ ई बटे डी प्लस डी बटे डी, डी बटे डी, क्योंकि डी दोनों के लिए था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी सेम प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस है। अब ये डी से ये डी, ये वाला डी से ये डी कटा तो क्या आया, एक। तो एफ ई डी प्लस एक। अब ये डी प्लस में है, इसको अगर हम इसके आगे लिख दें तो अभी प्लस में ही लिखेंगे। यस, तो हमने क्या कर दिया, इसके आगे लिख दिया एफ बराबर एफ जीरो एफ ई वन प्लस एफ ई डी। यही कहलाता है, यही है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तब का व्यंजक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। अब दूसरा पॉइंट हमारा, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। क्या क्या है? जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। थोड़ा सा इससे पहले आप लोग वो लिख लीजिएगा जो हमने पहला ज्ञात किया है कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो का व्यंजक है, जो हमने उसको लिख लिया है ना, ये रहा उसका आंसर, है ना। अब बात करते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो जब अनंत पर होगी मेरे प्यारे बोलो वस्तु क्या होगी, जब कोई वस्तु अनंत पर होगी तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, यू ई होगी। और जो उसका प्रतिबिंब बनता है तो किसके द्वारा बनता है, फोकस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, फोकस द्वारा। तो यू ई बराबर एफ ई, समीकरण 2 में यू ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में यू ई का मान रखने पर, तो एफ एम बराबर एफ जीरो, ये क्या समीकरण 2 है, एम बराबर एफ जीरो इंटू वन अपॉन एफ ई, क्या है, एफ ई। अब यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था समीकरण 2 में यू ई, क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था यू ई। तो यू ई की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ ई, क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ ई। अब ये एफ जीरो गुणा एक के साथ हो जाता है ना। क्या होता है, थोड़ा लाइट गोल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये जो हमारा एम है, सॉरी ये वाला एफ जीरो है, एफ जीरो गुणा एक के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एफ ई, सॉरी एफ जीरो बटे एफ ई हो जाता है। चलिए तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एम बराबर एफ जीरो बटे एफ ई। एम ये वाला ऊपर गुणा कर दिया, ये इसको गुणा कर दिया ऊपर, तो बचा एफ ई। तो एम बराबर एफ जीरो बटे एफ ई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो का व्यंजक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो का व्यंजक है। कोई दिक्कत में प्रश्न लो, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं नली की लंबाई। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, नली की लंबाई। आप लोग वीडियो को रोक कर लिखते रहिएगा, है ना। अच्छा हुआ कि मेरे फ़ोन की टॉर्च ऑन थी, है ना, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। लाइट अचानक चली जाती है, यही दिक्कत थोड़ा सा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमारा काम चल रहा है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, है ना। चल अब बात करते हैं नली की लंबाई। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, नली की लंबाई। हेडिंग डाल लेते हैं नली की लंबाई। चलिए तो जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तब नली की लंबाई। नली की लंबाई मतलब जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब नली की लंबाई। तो नली की लंबाई को ऐसे पता से करते हैं, बराबर ओ क्या होता है हमारा, ओ होता है हमारा अभिदर्शक लेंस। क्या होता है, ओ होता है हमारा अभिदर्शक लेंस, और ई होता है हमारा नेत्र का लेंस। आप लोग डायग्राम में थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमने ओ ई लिखा हुआ है, ओ ई। चलिए ये रहा हमारा ओ ई, ये रहा हमारा ओ, क्या रहा, ये रहा हमारा ओ, और ये रहा हमारा ई लेंस था ये वाला, ये ई था, और ये तो हमने क्या लिया, लंबाई ओ ई, क्या लिया, ओ ई। अब ओ बी वन, ये क्या है, ओ से बी वन के बीच दूरी, फिर B1 से L2 के बीच की दूरी, फिर L2 से B2 के बीच की दूरी, और B2 से L3 के बीच की दूरी, ओ B2E की बीच की दूरी। यही डिवाइड किया होगा यहाँ पर, देखिए B2 लिखा हुआ है, B2E L2 B2 A1 B1, डायग्राम में ये दिखा OB1, ये लिखा है OB1, ये OB1, फिर क्या है B1 L2, ये B1 से ये L2 हो गया, ये B1 से L2 हो गया। अब L2 से कहाँ जाएगा, B2 में जाएगा, L2 से B2 में, प्लस B2 से B2E, B2 ये E वही लिखा। अब इनके बीच की दूरी क्या है, F0 है, 2F है, UE है। बीच की दूरी आप लोग दिखाई दे रहा है, F0 है, 2F है, UE, ये बीच की दूरी है। चलिए यहीं पर हमने लिखा हुआ है। तो OB1 के बीच की दूरी F है 0, B1 L2 के बीच की दूरी 2F है, L2 B2 के बीच की दूरी 2F है, और B2E के बीच की दूरी UE है।
कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये 2f है, ये 2f है, ये 2f जुड़ जाएगा तो 4f हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। और ये f0 है तो f0, 4f, ue है तो ue, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी का दूसरा पॉइंट बनता है हमारा, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब नली की लंबाई, क्या, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब नली की लंबाई, तो L बराबर यही लिखेंगे हम, एफ ओ यू 4f प्लस यू ई, f0 uf प्लस ue, यही लिखा हुआ है, इसी को हमने ले लिया यहीं से डायरेक्टली, वही लिए हुए। अब हमको पता है जो समीकरण हमारा 4 था, जो समीकरण नंबर 4, सॉरी, जो हमने क्या लिया हुआ था, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, हमें तभी लिया था, तो वहां पर लिखा था यू ई बराबर, क्या लिखा था, यू ई बराबर क्या लिखा था, एफ ही लिखा था, क्या लिखा था, यू ई बराबर एफ ही लिखा हुआ था। तो यू ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ही लिख सकते हैं। यस, हमने एफ ही लिख दिया, बाकी सब वही है, f0 यू, सॉरी 4f यू ई, तो यू ई के बराबर में लिखा था एफ ही, तो हमने यू ई की जगह क्या लिख दिया, एफ ही, दैट प्रूव। यही होता है हमारा आंसर, ये होगा हमारा कौन सा, पार्थिव दूरदर्शी का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन, है ना। आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रिस्क स्टडी यूट्यूब से चैनल को सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।